नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज़। मेरा नाम विनय है और आज विधानसभा का परिणाम आ चुका है और अभी भी कई जगह मतगणना जारी है। और ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के नतीजों पे अगर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी की भी तारीफ करनी होगी क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है। और पिछली बार की अपेक्षा अगर बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। बसपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो बसपा और कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं नितिन, जिनसे मैं चाहूँगा कि उनका क्या विश्लेषण है आज के इस परिणाम पर, जो भी जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पे नज़र डालें कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या आपका विश्लेषण है, कहाँ पे समाजवादी पार्टी चूकी है और कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो ये आज पूर्ण बहुमत मिला है। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ थी या कहाँ से उनको जनता को किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को समझाया और आज उसका नतीजा सामने आ रहा है? बहुत शुक्रिया विनय, और सबसे पहले सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आप निगाह इंडिया न्यूज़ आप देख रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल यूपी का जो जनादेश है, 5 राज्यों का फ़िलहाल जो चुनाव परिणाम है वो आ चुका है, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है और एक राज्य पंजाब में फ़िलहाल वहाँ पर आपकी सरकार बनती दिख रही है, तो एक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होगी। अब चूंकि बात हो रही है यूपी की, तो यूपी की हम बात करेंगे तो यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 403 विधानसभा सीटों में 270 पर बीजेपी को मैंडेट मिला हुआ है और वहीं एसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा भी जा रहा था वो 130 सीटों से आगे बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल अभी कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ वोटिंग अभी हो भी रही है, अभी कुछ सीटें आगे पीछे होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यूपी में विधानसभा चुनावों की, तो जो एक प्रकार से कहा जा रहा था, सपा जो एक दूसरी पार्टी थी विनय, और वो कहती थी कि हम पूर्ण बहुमत लेकर के आएंगे, एक बीजेपी को हम उनका ये भी दावा था कि सपा की लहर चल रही है। हाँ। किसान परेशान है, जी। किसान आंदोलन को लेकर बहुत भी उनको लाभ लग रहा था। हाँ, हाँ। और जो ये बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, महंगाई एक मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को या उनके नेताओं को लग रहा था कि इस बार सपा की लहर है। तो उस पर आपकी क्या राय है कि आखिर ये लहर गई, गायब कैसे हो गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सपा के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उनका जो उन्होंने जिस तरीके से यूपी का पूरा दौरा किया, 2 महीने पहले से ही लग गए थे, अपनी बस लेकर के निकल गए लोग, किसानों के बीच में गए, बहुत सारे युवाओं के बीच में गए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ग्रामीणों में घूमे, वहाँ के तमाम मुद्दों को छुआ। लेकिन जो मुझे जहाँ तक फैक्टर नज़र आता है कि आखिरकार जो आज चुनाव नतीजे आए हैं, एक प्रकार से चौंकाने वाले नतीजे हैं, और इस नतीजों में लोगों को ये निकल करके सामने आया कि फिलहाल बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने को तैयार है फिलहाल। लेकिन बात करें अगर सपा की, तो सपा, देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है बेरोजगारी और रोजगार, लेकिन एक आपस में जो छींटाकशी होती है, एक जो पलटवार होता है। उन्होंने ये कहा कि काशी में, बनारस में कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर के उनकी अंतिम यात्रा रहेगी, और वहां पर बहुत सारी ऐसे बाबा बुलडोजर, कहीं ना कहीं जो भी बयानबाजी भी विपक्ष की तरफ से दी गई, उसको सत्ता पक्ष ने एक सही जवाब दिया। बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता दूं जो इसमें मुझे निकल करके सामने, सुबह से हम लोग भी आकलन कर रहे हैं, पूरा यूपी हम लोगों ने घूमा है, लगभग आप भी हमारे साथ में रहे हैं, तो उसमें जो निकल करके ये सामने आया कि महिला वर्ग जो एक है, महिलाओं पर अखिलेश यादव की पकड़ बनती दिखाई नहीं पड़ी और उन्हीं महिलाओं ने बीजेपी को बढ़त दिलाई। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा है कि जो एक रोजगार का मुद्दा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि इतने युवा रोजगार टहल रहे हैं, बहुत सारी बातें रही हैं। फिर बात जो मोदी जी रैली करते हैं यूपी में आकर के, बहराइच में बोलते हैं, वो प्रयागराज में बोलते हैं, लखनऊ में, बनारस में बोलते हैं कि फिलहाल बेरोजगारी को हम खत्म करके जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे। उस पर कहीं ना कहीं इनका जो एक दांव रहा है वो विफल होता नजर आया। और दूसरा जो सबसे बड़ा अहम पहलू है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एक राशन मुद्दा रहा है, राशन की बात अगर मतलब सिर्फ भाषण नहीं, राशन भी दिया गया। हाँ, ये बात एक रही है कि जो उस पर गरीब वर्ग जो रहा है, देखिए, हम लोगों ने भी कई लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि किसी सरकार ने नहीं दिया, बीजेपी सरकार दे रही है, कम से कम 5-5 किलो राशन दे रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा। और एक जो फैक्टर निकल करके सामने आया कि हम नमक खाए हैं, नमक का अदा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो वो चुनावी चीजें थी। अब फिलहाल ये देखना है कि एसपी को 130 सीटें मिली हैं। फिलहाल पुराने अगर 17 की बात करें तो उससे काफ़ी बढ़त मिली है एसपी को, 130 सीटों पर इस वक्त काबिज है। बीजेपी को पिछले बार थोड़ा नुकसान हुआ है, इस बार वो 270 सीटों पर आकर के सिमटी हुई, अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो ये मानना है कि फिलहाल
यूपी में जो इतिहास रचा गया है इसका एक कहीं ना कहीं मायने में अगर देखा जाए तो फिलहाल मोदी एक फैक्टर रहा है। मुझे भी लगता है, मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनेंगे, बुलडोजर बाबा नाम दिया गया, कैंपेनिंग करी गई कि माफियाओं का घर उजाड़ देते हैं। पहले तो एक मैं पॉइंट रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं माफियाओं पर जो बुलडोजर चला है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जो लोग त्रस्त थे, जो लोग परेशान थे, आसपास के लोग, उनको भी इस बात की मतलब एक तसल्ली मिली है कि नहीं यार ये चीज़ें ज़्यादा होती थी, माफिया से परेशान थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा सुरक्षा जो एक मुद्दा था लोगों का, हम लोग जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गए थे, कई महिलाओं से बात की, कुछ ऐसे वंचित समाज के बीच में भी गए थे, कुछ ऐसे गरीब वर्ग के बीच में भी गए थे, तो लोगों का ये कहना था कि नहीं भैया थोड़ा सा अब हमें सुरक्षा वगैरह मिलती रहती है, हम थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी का आना, मोदी जी की कैंपेनिंग करना, मोदी जी का जो योगी जी के साथ मिलकर पूरे जी प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो, अपनी बातें, अपनी सारी चीज़ें तय करना, मुझे लगता है कि अगर मोदी जी इसमें ना इन्वॉल्व होते, खैर वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रभावशाली हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता में गिने जाते हैं। और अभी अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी सशक्त हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोदी जी इसमें इन्वॉल्व, मतलब कहीं थोड़ा सा भी ढिलाई करते, तो योगी जी के दम पर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम है कुछ और होता। लेकिन खैर भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं है मेरी। लेकिन मुझे एक चीज़ और लगता है, कहीं ना कहीं इस बार वोटर जो था वो साइलेंट था। जैसे हम लोग जाते थे, जब लोगों से पूछते थे, वो कैमरे पे ये बात बोलते थे कि नहीं क्या बताएं, हम तो साइकिल को वोट देंगे, या फिर हम कांग्रेस को, मतलब तमाम तरह की हर पार्टियों की बात की जाती थी। लेकिन जब हम ऑफ कैमरा रहते थे और जब हम उनके साथ चाय पीते थे और हमसे पूछते थे, तो लोगों का जो मत था, जो शब्द, जो अपनी बातें बयान करते थे, वो ये कहते थे भैया हम तो उस पे वोट देंगे क्योंकि हमें राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तमाम तरीके की बातें होती। तो कहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि जो लोग, कई बहुत सारे रिपोर्टर गए, जैसे मैं बात करूंगा तो अजीत अंजुम जी भी तमाम जगह पर गए, हम लोगों से ज़्यादा पूरे उन्होंने, यूपी का हाँ, दौरा हम कर रहे लोगों थे। से ज़्यादा उन्होंने कवरेज किया। और अभी मैं हाल में एक जगह गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अजीत अंजुम जी को आप जानते हैं? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने पूछा अच्छा आप भी लोग भी घूम रहे हैं, आप लोग बताइए कि किसकी सरकार बन रही है। तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। तो उन्होंने पूछा नहीं आप बता दीजिए, आपका अनुमान क्या है? मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि इतने इतने आकलन मुझे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊं, मैंने भी अजीत अंजुम जी से रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने ये बोला था कि नहीं नहीं बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो एक मतलब कुछ अलग समीकरण दिखाई अलग पड़ रहा था समीकरण जहां दिखाई पर। दे रहा था, हाँ, क्योंकि हाँ। देखिए 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 जो एग्जिट पोल था या ओपिनियन पोल था, उसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए, तमाम तरीके की बातें हुई। अभी ईवीएम पर भी सवाल खड़े हुए, बहुत सारे, मतलब तमाम, हम लोगों ने भी, देखिए एक पत्रकार का काम होता है विपक्ष की बात को मजबूती से सत्ता के तरफ, मतलब सत्ता राइट, से सवाल पूछना, राइट। हमारा काम था। ऐसा नहीं हमने कोई बीजेपी की न्यूज़ नहीं चलाई, हमने कांग्रेस की न्यूज़ नहीं चलाई, हमने समाजवादी की न्यूज़ नहीं चलाई। हमें जो लगा कि नहीं ये चीज़ है, अगर ये इसमें कोई गड़बड़ी है, अगर ये लगता है कि ये जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमने उसको भी चलाया। हमने ईवीएम पे भी सवाल हुआ, हमने वाराणसी की डीएम की भी खबर चलाई, हमने कई लोगों को ट्वीट भी किया, निर्वाचन आयोग से भी हमने ट्वीट और करके अन्य कार्रवाई जिलों में की। भी हाँ, जहां पर ईवीएम अन्य की जिलों में भी गड़बड़ियां आई हाँ थी। गड़बड़ी आई, हमने उसके बारे में बात की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक 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 तरफ मैं तारीफ भी करूंगा, अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, केशव प्रसाद मौर्य, और उधर योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे, पूरी स्वतंत्र देव सिंह पटेल, और उधर दूसरी तरफ इनका अपना छोटे छोटे दलों के साथ इनका, तो लड़ाई तो हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली, एक मजबूत पिछली विपक्ष बार से बेहतर एक बेहतर प्रकार हुआ है। जनादेश हाँ, मिला। जनादेश बेहतर हुआ है। लेकिन जो ये किसान आंदोलन को लेकर बात है, क्योंकि देखिए हम लोगों का, जैसे कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान होगा। और राकेश टिकैत की जो कैंपेनिंग हुई थी, राकेश टिकैत की बहुत सारी बयानबाजी आई थी, कोको ले गया, याद होगा आपको कि नहीं, बीजेपी का वोट तो कोको ले गया। लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे बागपत गए थे, बागपत के बाद हम लोग मुरादनगर, आपको मोदी याद नगर, होगा कि मैं बीच में रोक रहा हूँ, हम लोग जब मेरठ गए थे, प्रथम चरण की वोटिंग हुई थी, तो वहां पर हमने गए, काफी सारे हमने जाट बाहुल्य इलाकों में हमने घूमा, बड़ौद गए, बागपत गए, शामली गए, मुजफ्फरनगर गए, गाजियाबाद का, मुरादनगर का वो इलाका रहा होगा जहां पर हम जाकर के, तो वहां पर हमने देखा कि जो एक टिकैत, एक समाज की बात हो रही थी कि टिकैत साहब ये कहते हैं कि इस बार
मतलब काफ़ी बदलाव नज़र आएगा। तो जब हमने जाटों से बात किया तो वहाँ पर तस्वीर कुछ और नज़र सामने निकल कर के आई। जैसे गाज़ियाबाद में हमने वहाँ बात किया, एक अंकल थे, उन्होंने हमसे कहा कि जाट थोड़ी देर में बावला हो जाता है और वो देखिए कि जयंत चौधरी को जयंत लेकर चौधरी को किस बार ये प्रयोग की आखिरी करने की रात बात की थी तो अखिलेश। ये हाँ। सब फैक्टर देखिए, ज़मीनी आंकड़े कुछ और हैं, टीवी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े और हैं और कहने के लिए कुछ और होते हैं, लेकिन जो आज जनादेश मिला हुआ है विनय, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि फिलहाल यूपी में बीजेपी वापसी कर रही है और सपा विपक्ष के रूप में एक मजबूत है। सबसे बड़ी पार्टी। ये एक अच्छी बात है, ये हाँ, एक अच्छी ये बात अच्छी है कि बात। विपक्ष विपक्ष का हमारा होना बहुत जरूरी मजबूत होना चाहिए और उनको 130 सीटें अभी फिलहाल जो हम लोग नतीजे अभी यहाँ पर मतगणना देख रहे हैं, चालू वो तो है चल अभी, रही हाँ, है वो तो फिलहाल, वो चलेगी। शाम तक काउंटिंग रहेगी, भी कई राउंड की हो रही है और होना भी बाकी है। आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है उस तस्वीर में ये सिर्फ सामने आ रहा है कि सपा एक दूसरी विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी निकल करके सामने आई। अब हम बात करते हैं कि फिलहाल जो बीजेपी को देख करके कहा जाता था कि इस बार बीजेपी रिपीट नहीं करेगी बहुत सारी चीजें, तो उनके फैक्टर्स आपको क्या लगते हैं कि क्या रहा है, और कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे दर्शकों मुझे के लिए। फैक्टर का तो देखो, एक तो ये भी एक एग्जांपल हो गया है कि बीजेपी में सिर्फ भाषण नहीं राशन भी है। तो देखिए, भाषण तो हर राजनेता करता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना सब कुछ हुआ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सबने किया। खैर, बसपा की कैंपेनिंग बहुत कम रही, उस हिसाब से उनका परिणाम भी आया है। लेकिन मेरा जो मेन फैक्टर था वो सुरक्षा था। देखिए, सुरक्षा कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग गए, महिलाएं जो थी वो उनका एक ये था कि अगर हम बीजेपी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वो ये बागपत का एक जिला था जहाँ पे हाँ, महिलाएं बात कर रही थी बागपत कि की बात बेटियां करें, सुरक्षित हो मिर्जापुर गई। की बात, अब हाँ, मिर्जापुर में मुझे ज्यादातर जो सीटें आखिरी आई, फेज की जो वोटिंग हो हाँ, रही थी, वहाँ पे ज्यादातर सीटें बीजेपी की आई, मुझे लग रहा है पांच पूरी में पूरी आई बीजेपी अभी ने तो पांच मतगणना। ले गई वहाँ पर, पांचों तो विधानसभा। ये सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो है सड़क जो है, सड़क रोड मैप की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर प्रयागराज शहर की बात करें, बनारस की बात करें, और तो कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, शहर में अच्छी चीज़ें हुई हैं। और अगर बात करें गुंडागर्दी की, तो देखिए, आप इस चीज़ से नकार नहीं सकते हैं कि पहले की अपेक्षा कई चीज़ें, देखिए, अब ये सवाल अलग है कि क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इस पार्टी में, ये पार्टी का काम है, खैर जो है, लेकिन जो माफियाओं पे बुलडोज़र चला है उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और अगर बात करें कोविड में, तो कोविड में जिस तरीके से प्रोटोकॉल लगा के बहुत जगह रोका गया। देखिए, विपक्ष का भी काम है सरकार से सवाल करना। उन्होंने सवाल किया, उन्होंने पूछा, कोरोना काल में बहुत सी मौतें हुई, ये सवाल भी ज़रूरी था। लेकिन कोविड में सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये महामारी फैली थी और इससे रोजगार पर आर्थिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हुई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, देखिए, क्या विकास हुआ, क्या सुरक्षा हुई, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको भरोसा है कि भाजपा आगे अच्छा कर सकती है, उसको एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे थे, उनको लगता नहीं ये अच्छा नहीं, लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि अगर मैं इनके सिवा अन्य में जाता हूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी से उम्मीदें भी थी उनको, वो नाखुश थे लेकिन उम्मीदें थी उनको। और तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो बयानबाजी, जैसे कि देखिए, मैं किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, सरकारी कर्मचारी की अगर बात करें कि हम ट्रांसफ़र रुकवा देंगे, हम 6 महीने में ऐसी इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो अधिकारी, हमारे घर में भी अधिकारी, हमारे घर में भी IAS हैं, हमारे घर में भी हमारी मदर खुद वो सरकारी कर्मचारी है। तो देखो, इस तरह की बयानबाजी किसी भी, देखिए, सरकारी कर्मचारी अपनी सिर्फ ड्यूटी करता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, उसका काम है अपने काम को ईमानदारी से निभाना। अब आप किसी को, मतलब अपने राजनीति में किसी भी कर्मचारी को मत धोइए, ठीक है, वो एक मुद्दा है, जांच का विषय है। अगर उसको लेकर कोर्ट बोलता है, कोई भी बोलता है तो ठीक है, लेकिन आप ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप उस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। तो समाजवादी पार्टी की बयानबाजी का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से भुनाया है और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा और लोगों को लगा कि नहीं, अभी इस वक्त हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। और राम मंदिर भी एक बड़ा विषय था, काशी कॉरिडोर भी एक बड़ा विषय था और कई मुद्दे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत का मुझे उतना प्रभाव नज़र नहीं आया जितना उनके पिताजी का था।
लोगों ने ये भी कहा कि नहीं अरे वो क्या किसान, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारी उनसे। अच्छा, एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहिए कि पूर्वांचल पश्चिम में तो हम लोग घूमे वहाँ पर, लेकिन जब हम पूरब की तरफ बढ़े, जैसे हम लोग गए थे, हमारा टीम गई थी आजमगढ़ गई, मऊ गई, तो आजमगढ़ में जो वहाँ पर जैसे कि मुबारकपुर वहाँ की एक विधानसभा है, तो हम जो वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हम लोगों ने बात किया तो उनको ये लगता था क्योंकि बीएसपी वहाँ की सुरक्षित सीट थी और वहाँ पर सपा इस वक्त फाइट करने जा रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें फिलहाल बदलाव एक प्रकार से दिखाई पड़ना चाहिए, हम बीजेपी नहीं, हम सपा को चाहते हैं। उसके आगे जब हम बड़े अन्य जिले बगल के जिले में गए तो वहाँ पर मऊ मुख्तार का वो क्षेत्र रहा है, जो उनके लड़के वहाँ पर अब्बास वहाँ से स्टार्ट होके फिलहाल वो जीतते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक वहाँ था कि बदलाव जनता में नजर आना चाहिए। अब इसके मायने अब देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जनता ने कहा कि सपा और बीएसपी, लेकिन जो अभी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी ने भी अपनी वहाँ पर फिलहाल से बढ़त एक प्रकार से बनाई है, कुछ सीटों पर गई है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि जनता जो एक कहते हैं कि हमने सिर्फ एक विषय पर काम किया या हम इस चीज़ को करना चाहते हैं, हम कुछ देंगे कहीं और जाएंगे, लेकिन लास्ट में आपको क्या फैक्टर नजर आता है कि उन्होंने किस पार्टी को सपोर्ट किया है। देखो, जनता सपा की लहर थी, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, सपा की लहर थी, ये बात सच है, मैं इस चीज़ को इनकार नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जैसे तमाम लोग थे हमसे पूछते थे कि भाई आप हैं पत्रकार हैं, आप बताइए तो देखो हमने कहा देखो हम तो सिर्फ अनुमान बता सकते हैं, हमारा काम, हम तो जो वोटर जहाँ जाएगा वो तो उसका मूड है। साइलेंट वोटर थे, पहली चीज़ आपको पता है कि इस बार किसी को नहीं, चाहे जितना बड़ा चैनल रहा हो, ठीक है एग्जिट पोल था, ओपिनियन पोल था, वो अलग की चीज़ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इस बार बहुत सारे वोटर, बहुत सारे क्या मुझे लग रहा है 80% वोटर थे, तो बहुत साइलेंट थे, वो बताते ही नहीं थे वो किसको वोट देंगे। लेकिन जो लास्ट में बहुत सारी ऐसी बयानबाजी हुई है और उस बयानबाजी की वजह से बहुत सारे वोटर पलट गए हैं, वो भाजपा की तरफ आ गए हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, एक कहीं ना कहीं एक ये भी मुद्दा है, जो सपा प्रमुख है माननीय श्री अखिलेश यादव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में वो गायब थे। दूसरी चीज़, 4.5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं दी, विपक्ष तो कहीं नहीं कि खो हमने गया, सबसे ज्यादा काम नहीं किया दिखाई है। दी, हमें तो नहीं दिखाई दी। देखिए न्यूज़ में होना भी ज़रूरी है। भाजपा का प्लस पॉइंट क्या है, भाजपा देखो काम कर रही है नहीं कर रही ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, वो जनता डिसाइड करती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा सक्रिय रहती है। सबसे बड़ी बात यह कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो हमेशा आपको न्यूज़ में दिखेंगे, हमेशा सक्रिय दिखेंगे। तो जनता को जो दिखता है, आपको भी ये कहावत पता होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो सक्रिय रहना भी ज़रूरी है और सही समय पे सही डिसीजन भी लेना ज़रूरी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ी, अचानक बयानबाजी हुई, उन्होंने स्टूल पे बैठा, केशव प्रसाद जी को बताया कि स्टूल पे बैठते हैं, ये बैठते हैं, तमाम तरह की, उसका प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ा। मेरी बात आप, उसका प्रभाव भी पड़ा। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर आए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य, कहीं ना कहीं देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है। पहले क्या था कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बयानबाजी की, वो शायद वो चीज़ें नहीं आ पाती थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, आपकी एक छोटी सी बयानबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका एक कहीं ना कहीं मतलब असर पड़ा है, आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी छुटपुट ये बयानबाजी होती थी, इसका फायदा बहुत जो असर है पड़ा इस चीज का, बहुत। अब देखिए एक बड़ा बयान ये था कि आरक्षण का घोटाला हो रहा है। मेरी बात, आरक्षण का घोटाला, इसको लेकर कई लोगों को इस पे दिया भी गया, लेकिन एक आरक्षण का घोटाला अगर हो रहा है तो विपक्ष इस पे इतना कमजोर क्यों है? विपक्ष क्या, जो लोग, अगर जो एक आरक्षित वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, क्या उनको इतना ज्ञान नहीं है? अगर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा, अगर भाजपा सरकार आरक्षण खा जा रही है तो फिर आखिर भाजपा को वोट क्यों पड़ा? तो ये आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस बारे में बात की, ओम प्रकाश राजभर ने भी इस बारे में बात की। लेकिन देखिए अब जो है राजनीति के मायने बदल गए हैं। ठीक है, जातीय समीकरण, ठीक है, जातीय समीकरण, ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण नहीं किया, बहुत अच्छे से उसने इस्तेमाल किया, सपा ने भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। लेकिन जातीय समीकरण के साथ साथ राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा था। हमारे साथ हर जगह थे, राष्ट्रवाद था, देश हित था, और तमाम तरीके के जो मुद्दे थे, जहां जहां हम लोग जाते हाँ, थे, लोग ये कहते थे कि फिलहाल देश के नाम, राष्ट्र के नाम वोट पड़ना चाहिए, बाकी पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। अब तो देखो एक चीज, देश को, राष्ट्र को बचाने एक के चीज लिए और भी मैं बात एक चीज और भी कहना चाहूंगा। देखो सबका अपना अपना विषय है। बहुत से ऐसी जगह हम लोग जाते थे जहाँ पे हम लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते थे काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो बीजेपी का भले वो कोई कार्यकर्ता हो या ना हो, बीजेपी पार्टी से हो या ना हो, जिनको एक बात कही गई है कि ये भक्त हैं,
तो ऐसे में ये भी होता, तो वो खुद समझाने लगते थे नहीं भैया देखो राष्ट्र हित के लिए मोदी जी अच्छे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी ने आया उनको आशीर्वाद दिया और उनके ऊपर उनका प्रभाव हो गया, नहीं, एक इन्फ्लुएंस हुआ है, पब्लिक को एक जो है प्रभाव पड़ा है कि नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि उनका सक्रिय रहना, योगी जी हैं उनका सक्रिय रहना। अब ऐसा तो है नहीं कि योगी जी हर हर जो है अपने वोटर से मिलने जा रहे हैं, भाई वो आते हैं रैलियों में खड़े, लोग उनको भीड़ देखने जाते हैं, उनसे मुलाकात तो होती नहीं, वो उनको बताते नहीं, लेकिन उनके कार्य को देखकर, उनके शब्दों को सुनकर, उनकी भाषा शैली जो होती है, बात करने का तरीका होता है, देखो बहुत प्रभाव डालता है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं, आप अच्छा बोलते हैं या कुछ अलग बोलते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो लोग आपको देखते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, आपके फॉलोअर बढ़ते हैं। तो आज के समय में पॉलिटिशियन जो है वो ऐसा नहीं, देखो पॉलिटिक्स होना ज़रूरी है कि हाँ कैसे कब कहाँ गुणागणित फिट करनी है, वो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। मैं कह सकता हूं कि हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको पता है कैसे इन्फ्लुएंस करना है, सोशल मीडिया पे क्या बोलना है, कब क्या कैंपेनिंग करनी है। जैसे मतलब एक अच्छी प्रोग्रामिंग, जैसे थोड़ा बहुत मैंने रेडियो में काम किया, तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग सेट कर लेते हैं और एक अच्छी कैंपेनिंग हो जाती है और उसके बाद वो उसका असर पब्लिक जनता पर उसका असर जो है वो पड़ता है। अब तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, तो वैज्ञानिक हैं, वो मौसम के वैज्ञानिक हैं, लेकिन देखिए मौसम का वैज्ञानिक होना और फिर मौसम में बरसात करना वो बहुत फर्क होता है। फिलहाल मौसम तो बदलता नजर आ मौसम गया है। बदलता क्या, पूरा बादल फट गया है, आप देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे विनय, देखिए एक शब्द होता है कि जैसे कि बीच में एक सवाल आया कि आवारा पशुओं को लेकर के मतलब कितनी नाराज़गी हम लोग किसानों से बात करते थे, होता था किसान ऐसा लगता था कि नहीं 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 इस बार हम जो है वोट बिल्कुल बीजेपी को नहीं देंगे, हमारा जो है वो चारा, हमारा खेत सब बर्बाद हो जा रहा है और बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही अचानक आखिरी रैली में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि 10 तारीख के बाद हमने इसका विकल्प ढूंढ इस लिया पे है। मैं एक बात बोलूंगा, देखो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात फैक्ट है, आप इस चीज से मना नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, आपको ही पता है हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं या फिर कोई भी धर्म हो, देखो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, इमोशन बहुत जरूरी होता है। कहते हैं इमोशन इंसान में आता है। अब एक फिल्म देखते हैं आप रोने लगते हैं, तो कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है, जैसे अब बहुत सारी कैंपेनिंग की गई, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है आवारा पशु जो है उनको स्लॉटर हाउस में नहीं भेजेंगे, और बहुत सारी कैंपेनिंग हुई। इसको लेकर देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी जानवर मारा जाए, काटा जाए। देखो एक व्यक्ति, अब जैसे हम लोग एक जगह गए थे तो वहाँ पे एक बोली बहुत परेशान ही आवारा पशु वहाँ बहुत परेशान कर रहे थे। फिर हमने कहा तो इसके लिए क्या स्लॉटर हाउस वगैरह बंद हो गया? तो कहें अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन क्या जानवर मार दीन जाए? मतलब वो भी तो जान है। मतलब एक उनकी एक तो बात एक इमोशंस लोगों में घुसा है कि यार जानवर है, उनको काट के मार दिया जाएगा, वो थोड़ा सा चर ले रहे हैं खेत। तो ये मुद्दा देखो, सिर्फ आप ये सोचो कि आवारा पशु जो है वो हमारा खेत खराब कर दे रहे हैं तो ये एक मुद्दा से यूपी चुनाव जीता जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आवारा पशु हैं, ये कमी है भाजपा सरकार की, इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसको लेकर जनता को विश्वास भी हुआ। मोदी जी ने बोला कि नहीं इसके गोबर से कुछ व्यवस्था करेंगे, खैर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए जनता प्यार भी करती है, तो जनता का अगर काम नहीं होता तो वो तिरस्कार भी करती है। ऐसा नहीं कि आज भाजपा बहुत इतिहास रच रही है, बहुत बड़े बड़े भारी मतों से जीत रही है, तो आने वाले समय में भाजपा ही रहेगी। अगर भाजपा अच्छा काम करेगी तो जरूर रहेगी, अच्छा काम नहीं करेगी तो जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। बात यहाँ पर विनय कर रहे हैं कि फिलहाल यूपी में जो फिलहाल जिसको बीजेपी को जो जनादेश मिला हुआ है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। खैर बीजेपी तो जो संभावित पार्टियां होती हैं वो ये कहती रहती हैं कि फिलहाल हमारी प्रचंड जीत होगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन जिस हिसाब से अखिलेश यादव यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे कि हम इस बार बीजेपी को मात दे करके 300 के प्लस, ओम प्रकाश राजभर ने भी आपको याद होगा कि कहा होगा, कल आप यहाँ पर मैंडेट देख लीजिएगा कि 300 के पार आएंगे। नहीं, फिलहाल वो माहौल बनाने के लिए यहाँ पर नजर नहीं आई। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे स्क्रीन्स पर ये आंकड़े हैं कि 270 और 130 जो दो पार्टियां नजर में आ रही हैं फिलहाल वो है। अच्छा, हम और इसके बाद बात करेंगे और अन्य राज्यों की भी, कि जैसे आप देखिए कि इसी से सटा हुआ उत्तराखंड है और उत्तराखंड में इस वक्त जो माहौल है वहां पर भी बीजेपी सबसे आगे पार्टी नजर है। हालांकि जो धामी सिंह पुष्कर वहाँ के जो सीएम साहब हैं उनकी थोड़ी सी खबरें आई कि फिलहाल वो अपने मामला थोड़ा फंसा है, मामला फंसा हुआ है, लेकिन फिलहाल बीजेपी वहाँ पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। और अगर बात करें, अच्छा एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिलचस्प नज़र इसमें देखने को आया कि फिलहाल पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाते हुए जबरदस्त जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। मैं आपको सच बताऊं,
इस चीज़ को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आम आदमी, और ना उत्तराखंड में हो पाया। आम आदमी ने बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाया। और जो कलेश हुआ था, आपको याद है वो, जबकि कैप्टन साहब भी हार गए, लेकिन ये जो कलेश हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से जाना, फिर उसके बाद चन्नी जी जो है वो मुख्यमंत्री बने, सिद्धू जी का अपना एक अलग तरीका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू साहब अब अच्छे राजनीतिक हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़े वो हानिकारक हो गए। मतलब ये बापू बड़ा हानिकारक लगा कांग्रेस के लिए, और समस्या ये हो गई, चन्नी साहब बैक टू पवेलियन हो गए, बैक टू पवेलियन हो गए, और इसका भरपूर फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। और आम आदमी पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बाद, मतलब थर्ड फ्रंट अगर 2029 की बात की जाए, वो भी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो कंपटीशन करते हुए नजर आएगी, ये है। और कांग्रेस से बड़ा चेहरा भी बन सकती है। लेकिन मैंने इसमें बात की जाए कि तो चूंकि आम आदमी पार्टी, चूंकि ये कहते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे अपना वो काम कर रही थी, कछुए की चाल चल रही थी, और उसने करके दिखा दिया। देखो, आम आदमी पार्टी को ये चीज पता थी कि हम पंजाब में सीट निकाल सकते हैं, इसलिए उसने पंजाब में कैंपेनिंग करी। उत्तर प्रदेश को छुआ नहीं। संजय सिंह जो यहाँ के जो देख रहे हैं, संजय सिंह, हाँ, तो वो अपनी, उनकी बयानबाजी आती रहती है, उनका सत्ता पक्ष के प्रति वो उनकी नीतियों का विरोध भी करते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई कैंपेनिंग मुझे केजरीवाल जी ने नहीं की, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई। और उसके अलावा अभी एक चीज़ और है, अभी बनारस में याद होगा ममता बनर्जी जी आई थी। मैं राजनीतिज्ञ तो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। वो बनारस के अलावा कहीं और जाति रैली करती तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता। मतलब अगर बनारस के अलावा कहीं और वो जाति कैंपेनिंग करती, अपनी बात करती, लेकिन बनारस जो है वो मोदी जी का परिवार हो गया है। बनारस के लोग जो हैं वो, मतलब आप मोदी जी के बारे में कुछ कह देंगे, ऐसे कैसे कह देंगे? मतलब वहाँ नाराजगी जो हुई, उसका मतलब जबरदस्त फायदा बीजेपी को मिला। आप ये कहना चाहते हैं? आप बनारस में आप मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब कहने का मतलब, ठीक है, आप अपनी सहजता और सरलता से अपनी बात बता सकते हो, चीज़ नहीं सही है, कहीं हाँ, मतलब बनारसी बोलेंगे हाँ ठीक कह रहे हो पान खा के, लेकिन अगर ये कहो मोदी जी के बारे में कुछ, तो उस तरीके के, तो बनारस में कोई फायदा नहीं मिला है ममता बनर्जी जी का आने का, क्योंकि मोदी जी ने बनारस में काम किया है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा मैंने देखा भी। और बनारसी जो है वो मोदी जी को इमोशंस पे लेते हैं। मतलब अगर मोदी जी के बारे में कुछ कहते हैं तो उनके बारे में कुछ कह रहे हो, जैसे ज़्यादातर आजमगढ़ में अखिलेश यादव का प्रभाव है, या फिर इटावा उधर वगैरह प्रभाव है, तो उसी तरीके से मोदी जी का और अधिक प्रभाव वहाँ पे दिखता नजर आ रहा है। तो एक तरह से ममता बनर्जी जी का बनारस में आने का कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय, मतलब मैं बता रहा हूँ, नुकसान के अलावा फायदा नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और कि अब उनका चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे, जिनका अलायंस हुआ है सपा के साथ, वो फिर चौधरी जैन, जो है, जैन चौधरी में क्या कहेंगे? देखिए, जैन चौधरी जी का क्या हुआ था, अगर जैन चौधरी जी अकेले लड़े होते या भाजपा में गठबंधन करके लड़े होते, उसका भरपूर उनको फायदा मिलता। देखो, माहौल किसान आंदोलन ने बनाया, किसान आंदोलन ने ये माहौल बना दिया था। देखिए, अन्ना जी का अनशन हुआ था, तो 2014 में फायदा मिला था बीजेपी को, और उसी से जो है कुमार विश्वास जी और साथ में अरविंद केजरीवाल जी निकले थे, किरण बेदी जी भी निकले थे। अरविंद केजरीवाल एक नेता भी बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, पार्टी भी बन गई, सब कुछ हो गया। तो लोगों को लगा कि यार, जब अन्ना जी का आंदोलन महीनों तक चल के इतना बड़ा फायदा हो सकता है, तो किसान आंदोलन तो 1.5 साल चला है। लेकिन मोदी जी का बैकफुट में आना, लोगों से माफ़ी मांगना, अपनी बात कहना, अब मोदी जी में क्या चमत्कार है, वो मतलब चमत्कार को नमस्कार आदमी करता है, तो ऐसा कौन सा इमोशन या ऐसा कौन सी बात फूंक देते हैं जनता में कि वो उन पे असर कर जाती है? फिलहाल तो मेरा जो मानना है कि फिलहाल जनता को उसकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, अगर उस तक 95% भी पहुंची है तो जनता ने अपना मैंडेट दिया है। फिलहाल जो तस्वीरें आंकड़े सामने निकल करके आ रही हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चूंकि यूपी चुनाव चूंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रखता है। यहीं से तस्वीर क्लियर होती है दिल्ली की। लखनऊ से अगर आपने फतेह किया तो दिल्ली तक फतेह आप कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यूपी में अपनी सबसे ज़बरदस्त पकड़ बना के रखी। यहाँ पर उसने मेहनत किया और चुनाव को लेकर के वो जनता के बीच में गई। खुद प्रधानमंत्री कई बार जनता के बीच में जाकर के उन्होंने रैलियां की और लोगों से मिले और अपनी बात को रखा। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फिलहाल यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को जनादेश मिला हुआ है, उसमें फिलहाल आखिरी बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई और सपा एक दूसरी पार्टी, जो कि सपा दावा कर रही थी। बीजेपी अपने बयान से नहीं रहती। बीजेपी की जो हर पार्टी की यूएसपी होती है, सपा दावा कर रही थी कि फिलहाल हम
स्वेप कर जाएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन वो तस्वीरें आज कुछ और और हैं। एक और बात मैं हाँ। कहूँगा यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के, बहुत रणनीति के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारा। देखिए, समस्या ये थी कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रत्याशियों को हराना चाहते थे। मैं ऑन कैमरा कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात नहीं की, उन्होंने काम नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों ने कहा है। लेकिन समस्या इस चीज़ की थी कि मोदी जी और योगी जी, सबसे ज़्यादा मोदी जी, इतना प्रभाव है उनके ऊपर कि उन्होंने कहा कि मतलब लोगों को, इतना लोग जागरूक हैं कि अगर हम इस प्रत्याशी के अलावा किसी और प्रत्याशी को देंगे तो योगी जी हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे। इस वजह से मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मोदी जी योगी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो मतलब मुस्कुरा रहे हैं कि जीत उनकी है। तो मैं बता दूं, हाँ कुछ लोगों को मैं कह रहा हूं, लेकिन हर कोई ये ना सोचे कि वो अपने दम पे जीते हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ और मोदी जी और योगी जी के प्रभाव से हुआ है। और समाजवादी की अगर बात करें तो हाँ, एक मुद्दा था बेरोजगारी, लेकिन वो उस तरह से लोगों को नहीं समझ में भुना आया, नहीं पाया उस चीज भुना को। नहीं पाया उनको। और लेकिन प्रत्याशियों के दम पे आया है, प्रत्याशियों के दम पे आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव यूपी का लड़ी है या उत्तराखंड का लड़ी है, उस पे ज़्यादा प्रभाव सिर्फ और मोदी और योगी जी का था। आप नैनीताल भी हमारे साथ गए थे, हमने उत्तराखंड के बारे में लोगों से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, कांग्रेस ने भी काम किया और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड में। लेकिन बात जब हमने बोला तो उन्होंने ये बात कही कि नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी ही आएगी। हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा था। मोदी जी और योगी जी, मोदी जी का बड़ा प्रभाव वहाँ पे देखने को मिला। हम लोग वहाँ पे गए भी थे। तो जो एक प्रभाव है, जो एक अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, वो प्रधानमंत्री जी के तो चूंकि हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं और बात हो रही है कि 5 राज्यों का चुनाव जो है वो संभावित अपने समय तरीके पर हो चुका और आज उसके 10 मार्च को परिणाम आए, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है और एक राज्य पंजाब में वो विफल रहे। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है और उनको पूर्ण बहुमत मिला है। तो चूंकि विनय हम बात कर रहे थे, अपनी बात को हम यहां पर समाप्त करेंगे। यूपी में फिलहाल बीजेपी ने अपना कमल जिस तरीके से खिलाया है, क्या साइकिल जो उस पर भारी होती नजर आ रही थी, वो क्या ऐसा असर दिखा है कि नहीं दिखा? नहीं, असर तो दिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइकिल का असर नहीं दिखा है, साइकिल का असर था। लेकिन मैंने अभी भी कहा, सोशल मीडिया का दायरा बढ़ गया है। एक अब आप मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक 30 सेकंड का 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है, बहुत सारे देखते हैं, वायरल बॉय आ गया, ये आ गया, उससे सीएम मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से आप सोच लीजिए कि आपके एक बयान को, आपको शब्दों को सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप एक छोटी सी सभा में बैठते हो, अगर आप ऐसी बात कहोगे तो आपसे जनता एग्री होती है, आपके विचारों से सहमत है या नहीं है। तो अगर आप विपक्ष को, पक्ष को मौका देते हो अपनी ऐसी बयानबाजी से, बहुत तरीके ऐसी बयानबाजी आई हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके की बयानबाजी घोषणा पत्र की नहीं, बात कर रहे हैं? नहीं, घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं जो अधिकारियों को धमकी दी जाती थी, जो कर्मचारियों को धमकी दी जाती थी, इस तरीके की बयानबाजियां आने पर सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती है, लोग देखते हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसका प्रभाव पड़ा है क्योंकि आपकी छवि बन चुकी है कि इस सरकार में गुंडागर्दी होती है। इस चीज को लेकर बीजेपी भी कहती है, बुलडोजर भी चला है। इस चीज को लेकर बीजेपी ने कैंपेनिंग भी की, बहुत सारे गाने भी बनाए हैं जिसको लेकर उन्होंने बोला कि सपा सरकार में गुंडाई होती है, तमाम तरीके की बातें की। अगर आपकी छवि ये बन गई है तो इस छवि को तोड़ने के लिए आपको ऐसी बयानबाजी नहीं करनी होगी। आपकी एक बयानबाजी की वजह से, आप जितने अलग अलग तरह की बयानबाजी, चाहे जिन्ना का मुद्दा हो, बहुत सारे ऐसी बयानबाजी, आपको सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा बढ़ गया है। जब से ये सोशल मीडिया आया है, हर जनता के पास मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का, फ़ोन तो सबके पास है और सब कोई देख लेता है। तो ऐसे में आप इस तरह के शब्दों से बचें, विकास की बात करें, मैनिफेस्टो की बात करें, और विपक्ष में 5 साल भी दिखते रहें, लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, लोगों को पता रहे। अचानक से आप आए और आपने देखा मौका है, जिस तरीके से स्वामी जी आए और उन्होंने बोला नहीं भाजपा मेरा ये नहीं होता, 5 साल तक तो आप गायब थे। जब सब देखा, आपने मौका देखा कि नहीं नहीं, अब बीजेपी में तो हमारी सुनी नहीं जा रही, हम सपा में आ जाएंगे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी भी थे। तो देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, राजनीति का एक हिस्सा है, ईवीएम पर भी सवाल उठना, सारी चीज़ें होना, वो भी एक जांच का विषय है। हम तो कोई कानून न्यायालय नहीं है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग बना हुआ है, वो अपना डिसाइड करेगा। लेकिन देखिए, जाति की राजनीति ठीक है, लेकिन बीजेपी राष्ट्र की भी राजनीति करती, जो एक राष्ट्रवाद का जो उन्होंने अपना एक भुना लिया, हाँ, हिंदुत्व की बात ये है। और ऐसा नहीं बीजेपी ने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया। हम लोग बहुत मुस्लिम बस्ती में गए, उन्होंने कहा बहुत सुरक्षा है भैया, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
राशन की बात हो, हाँ, मिर्जापुर में योजनाओं जैसे की एक बात हो, बेगम थी, उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार में तो काफी सहूलियत है भाई, सहूलियत है। इसके पहले हमारे साथ कुछ नहीं होता था, सारी हाँ। चीजें आज हमें मुहैया हो रही हैं। तो मतलब आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल आप 5 साल तक आप विपक्ष का तौर आपने नहीं निभाया, 5 साल तक आप नहीं दिखाई पड़े, और जैसे ही देखिए, चुनाव जो आ गया, मुलायम सिंह यादव जी जैसे थे, ही चुनाव आ गया, फिलहाल आप आ गए वोट मांगने लगे, तो जनता को ये सब दिखाई पड़ता है, जनता ने इस चीज को खुल के देखा देखिए है। जो छत्रछाल हाँ। मुलायम सिंह यादव जी ने तैयार किया था, बेनी हम्म। प्रसाद वर्मा जी हो या फिर जनेश्वर मिश्र जी हो, अमर सिंह हो, उस तरीके का छत्रछाल जो है इनका तैयार नहीं हो पाया। इसके लिए इनको समय लगेगा, वो एक बनानी पड़ेगी, वो संगठन बनाना पड़ेगा। जो बीजेपी का संगठन है बहुत मजबूत है, कहते हैं एकता में ही शक्ति है, 4 लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दो, तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वही है बीजेपी, अभी बीजेपी में ताकत है। रही बात प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी को भी इनको सोच समझ के उतारना होगा। बीजेपी ने प्रत्याशियों की सही आकलन करके उनको उतारा है। उन जो प्रत्याशी जीते हैं वो भले ही योगी मोदी जी की वजह से जीते हैं, लेकिन उनकी छवि ना तो खराब थी ना तो बहुत अच्छी थी, तभी वो जीते हैं। और जिनकी छवि जो है वो खराब थी, उनको हटा दिया गया। लेकिन जो अगर बात करें सपा की, तो सपा ने बहुत से ऐसे प्रत्याशी उतारे जिनको लगा कि नहीं ये जाति समीकरण से हम उतार देंगे या फिर ये जीत जाएंगे। तो अब वो बात नहीं रहेगी। अभी आप सोचिए कि एमवाई फैक्टर मेरा है, तो सिर्फ एमवाई फैक्टर से तो आप सरकार बना नहीं सकते। ओबीसी 50% है, और भी आपको सामान्य को भी लेके चलना होगा कि भाई हमको यहाँ से भी वोट मिल जाए। आपको जो दलित है उनको भी लेके चलना होगा। आपको तो हर किसी को लेके चलना हो, जितना आपको वोट मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप सोच लीजिए कि जो आरक्षण की बात चल रही थी, जो पिछड़ा वर्ग की बात चल रही थी, जो दलित के अधिकारों की बात कर रही थी, उस बात को सपा रखने में नाकामयाब रही। और बीजेपी ने अपनी बात को, अपने भरोसा जो था उनको लोगों को उन्होंने दिलाया, और उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। और एक साफ सुथरी राजनीति, देखो राजनीति साफ सुथरी नहीं होती, लेकिन कहने का मतलब अपनी बात को मंच पे आप रख रहे हो, आपकी बयानबाजी जो है ऐसी होनी चाहिए कि न तो विपक्ष उसका फायदा उठा पाए और न जनता के बीच में उसका कोई गलत इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, एक बात और ये भी है कि देखिए, चुनाव से पहले विनय हमने देखा कि कुछ जो पार्टी बदलने की प्रक्रिया चल रही थी, कई विधायक बीजेपी में गए, फिर बीजेपी के बाद फिर सपा में आए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता हुआ करते, तो उसके बाद वो वहाँ पर पार्टी को छोड़ करके सपा में आ गए। तो लोगों को ये लगा कि इस प्रकार, मतलब जनता को ये लगा चुनाव से पहले कि इस बार बदलाव तो हो रहा है, बदलाव नजर आएगा, काफ़ी उलटफेर नजर आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सब भी फैक्टर इसमें कुछ काम किया है? देखिए, फैक्टर का मतलब ये था, देखो जनता का क्या है, जनता बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने मिला है, वो कहते थे कि हम इसको वोट देंगे क्योंकि लोग सब दे रहे हैं वोट। लेकिन समस्या इस चीज़ की हुई कि देखिए, आप नेता हैं, लेकिन आप मोदी जी से ज़्यादा इतना प्रभावशाली तो नहीं। देखो सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो थे, उन्होंने अच्छी सीटें पाई बीजेपी सरकार में, लेकिन उन्होंने इसलिए अच्छी सीटें नहीं पाई कि वो ओम प्रकाश राजभर हैं और राजभर के वोट पर उन्होंने मुहर लगा दी है, या अखिलेश यादव ने यादव वोट पे मुहर लगा दी है, या फिर जो बीजेपी है उसने हिंदू के वोट पे मुहर लगा ली, वैसे नहीं मुस्लिम के वोट पे मुहर लगा। देखो किसी ने किसी को, देखो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे जिस जात का हो, चाहे, देखो हमारा संविधान कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप भारत देश में आज़ाद हैं अपनी बात कहने के लिए, अपना वोट करने के लिए, आप किसी को भी दीजिए वोट। लेकिन ये एक भूल है उनकी, एक सबसे बड़ी भूल ये है कि उनको लगता है कि हमने छोड़ दिया तो हमारे समाज के लोग हमको वोट दे देंगे। नहीं, देखिए हर व्यक्ति सोचता है कि वो किस पक्ष में जाए, क्यों जाए, क्या कारण हो सकता है। तो मोदी जी की लहर की वजह से इनको बड़ा फायदा मिला था ओम प्रकाश राजभर को, और वो फायदा सपा में आने से उनको नहीं मिला है। और जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, ये एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का दायरा बढ़ चुका है, हर व्यक्ति तक मोबाइल पहुँच गया है, सब मोबाइल में अपनी चीज़ें देख लेते हैं, और समाजवादी पार्टी को अपनी बयानबाजी को, अपने शब्दों को किसी भी मंच पे कहने से पहले सोच समझकर कहना चाहिए। इसका चाहे वो बनारस को लेकर आखिरी समय की बात की हो, तो इस सारी चीज़ें हैं। इसका प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे से वो तोड़ तोड़ के फायदा उठाते हैं, और उन्होंने उठाया इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो आपने शब्दों को इस्तेमाल किया जनता के बीच में जाकर के, जनता ने उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा, और आज वो तस्वीर आपके सामने है कि बीजेपी बाबा बुलडोजर और तमाम ऐसे बहुत सारे शब्द रहे, क्योंकि हम लोग ऑन स्क्रीन पर भाई हमें अब बुलडोजर की बात हुई तो बीजेपी ने उसको कैंपेन बना दिया कि हम बुलडोजर चिढ़ा रहे हैं, बुलडोजर ही कर दिया। तो अब देखिए, बीजेपी के लोगों ने, चूंकि आज देखिए जीत, हमने ऐसी तस्वीरें कई सामने निकल गए कि वहां पे बीजेपी कार्यालय लखनऊ में बुलडोजर के ऊपर कार्यकर्ता सवार होकर के बोले बाबा बुलडोजर ये हमारा हावी है। तो मतलब एक जो उन्होंने शब्दों के बाण चलाए थे, बीजेपी ने उसको हथियार बना करके पेश किया, और इसका एक फैक्टर यूपी चुनाव में दिखता नजर आया है। और फिलहाल
हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए बातें बड़ी लंबी हो गई हैं और भी बातें करेंगे, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद यहाँ पे हम ना कर पाए, बहुत सी ऐसी बातें छूट भी है क्योंकि हमें लग रहा है क्या बात करें क्या बात ना करें, शायद मतलब तमाम बातें हैं। खैर वो जनता की अपनी राय है, उसमें बहुत हमारा सारे वोटर साइलेंट थे और ये हमको भी पता था कौन जीतेगा, और हमको आज से नहीं पता था, हम लोगों को ये महीने से पता था कौन जीतेगा, और आखिरी 3 दिन पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों को बता दिया कि बीजेपी जीत रही है। और बहुत सारे जो हमारे लोग बहुत करीबी थे पूछते थे, बता देते थे कुछ लोग। तो देखो इसका कारण ये था कि बीजेपी के जीतने का कारण, प्रमुख कारण जो था कि विपक्ष ने अपनी बात नहीं लोगों को समझा पाई, विपक्ष की बयानबाजी, और विपक्ष की बयानबाजी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। और राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा था, राशन एक बड़ा मुद्दा था, और लोगों को ये बताना कि अगर बीजेपी जाती है तो माफियागिरी आएगी, ये योगी जी का बयान था, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जिसको लोगों ने आड़े हाथों लिया इस चीज़ को लेकर। तो इस मौका दिया, ऐसा नहीं कि भाजपा को नुकसान नहीं हुआ, भाजपा को बहुत नुकसान हुआ है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत कम सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को इसका फ़ायदा मिला है, समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें मिली हैं, विपक्ष मजबूत हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए ऐसा है कि जो परिणाम आए हैं अखिलेश यादव जी को उसका सम्मान करना चाहिए, वो बहुत अच्छा परिणाम आया है, आज नहीं आने वाले भविष्य के लिए। आप समझिए, अगर देखिए जनता है, किसी को आज सिंहासन पे बैठाई है, कल उठा के हटा भी सकती है, क्यों? क्योंकि जब आप अच्छा जनता काम जनार्दन है, जनता जनार्दन है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस बात पे यहाँ पर इस चर्चा को चर्चा करेंगे, हाँ विराम देंगे, अभी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन जो हम बात ये कर रहे थे विनय कि फिलहाल जो यूपी का मैंडेट आया है, 5 राज्यों का मैंडेट आया है, उसमें हम आपको बता दें कि फिलहाल एक बार अपडेट देना चाहते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में फिलहाल 4 राज्यों में बीजेपी को बढ़त नजर आई है, और एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपना फतेह हासिल किया है और आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। यूपी में फिलहाल योगी जी की सरकार पुनः रिपीट कर रही है, और ये ऐसा एक इतिहास भी दोबारा अपने आप में नया बनेगा। और फिलहाल जो एक बात सामने निकल करके आ रही है कि फिलहाल सपा अपने आप में एक सबसे बड़ी विपक्ष के रूप में बड़ी पार्टी होकर के सामने आएगी, और इसका फायदा भी जनता को मिलेगा। और देखिए मैं ये कहता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि रही बात राजनीति, देखो नेताओं का काम है राजनीति करना, जब तक चुनाव था बहुत सारी बातें हुई, और जनता जो है वो जो चीज़ें हुई हैं उसको स्वीकार कर रही है। विकास की बात होगी आने वाले समय में, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तो हम उसका सराहना करेंगे, हम उसकी सराहना करेंगे, और अगर जहाँ पे नीतियों में थोड़ा भी गलती होती है हम उसका विरोध भी करेंगे, हम विपक्ष के साथ खड़े होकर उनसे सवाल भी करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो अब आने वाला समय होगा, लेकिन अभी के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं। और वहीं अखिलेश यादव की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई की, बहुत अच्छा, उनको पिछली बार की अपेक्षा इस बार उनको बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, तो इसके लिए तारीफ करनी होगी, और भारतीय जनता पार्टी की को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी, एक बात हम जाते जाते सिर्फ एक और ऐड करेंगे कि चूंकि हम लोग भी बहुत ही जनता के बीच में गए, हम लोग लगभग 1.5 महीने से बाहर रहे, जनता के बीच में घूम रहे थे, एक जो मुद्दा आया था रोजगार का मुद्दा, तो हम सिर्फ यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर, बीजेपी की सरकार तो खैर बनी गई है और जो विश्वास जनता ने उन पे किया जो है, एक रोजगार का एक मुद्दा था, मुझे ऐसा लगता उस पे है काम कि करना, बीजेपी को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। जो बेरोजगार हुआ है उनको कम से कम रोजगार के अवसर देने चाहिए, जो यूपी में खाली रिक्त पद हैं उनको भरने चाहिए, जिससे जो बेरोजगार युवाओं की समस्याएं थी, उनके मन में आशंकाएं थी, वो दूर हो सके। और फिलहाल तो जनता ने अपना मैंडेट दे ही दिया है, यूपी में 270 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, वहीं पर सपा को 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अभी आंकड़े बढ़ घट भी सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, अभी फिलहाल परिणाम आने बाकी हैं, कुछ वोटिंग चल रही है। तो यहीं पर हम अपनी बात को विराम देंगे विनय, और हम फिलहाल सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जिस हिसाब से बीजेपी ने अपने यूपी में और अन्य 4 राज्यों में बढ़त बनाई है, उसके लिए काफ़ी शुभकामनाएं निगाह इंडिया न्यूज़ की तरफ से। आप देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर है हर खबर पर पैनी नजर। और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। निगाह इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नजर।